देखिए, जो इससे पहले लेक्चर हुआ था, एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट हो गई थी हम लोगों की बुक। उसमें जो हम लोगों ने देख लिया था 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसके विषय में हमने जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बताए थे, क्या क्या याद रखना है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम भी हमने बताया था आपको। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम से, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, इस अधिनियम के तहत अगर आपके पास शिक्षा है, संपत्ति है एवं कर अदा करते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। यानी सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग राइट सबके पास नहीं था। केवल उन्हीं लोगों के पास था जो पढ़े लिखे हों, उनके पास पैसा हो और कर को अदा करते हों, यानी सर गवर्नमेंट को टैक्स देते हों, वही लोग जो है वोट दे सकते थे। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक एवं कम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। यानी पहले इनडायरेक्टली सरकार बना दी जाती थी, निर्वाचन कर लिया जाता था, लेकिन अब क्या था, डायरेक्ट चुनाव होगा और उसमें सरकार बनेगी, लेकिन उसकी पावर जो होगी, उसको जो उत्तरदायित्व दिया जाएगा, जो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कम होगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रांतीय विधानमंडल में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित एवं आरक्षित विषय रखे गए। यानी जो स्टेट थी, स्टेट में दो विषय रखे गए विधानमंडल में। ऐसे कुछ विषय जिन पर केवल गवर्नर जनरल का ही पावर था, उनको आरक्षित बोला गया। और ऐसे विषय जो विधानमंडल में गवर्नमेंट बनती है, उसके मुख्यमंत्री के पास जो पावर रहेगी, वो हस्तांतरित था। ठीक है, आरक्षित विषय वो विषय थे जो गवर्नर जनरल के पास रखे हुए थे पावर, और हस्तांतरित में ये विषय थे जो प्रांतीय गवर्नमेंट जो थी उसको दिए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 1909 का भारत शासन अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें ये कहा गया था कि जो मुसलमान हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें इन्होंने ईसाइयों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। जो पहले केवल मुस्लिम के लिए दिए थे, अब उसको बढ़ा के ये ईसाइयों के लिए भी कर दिए, सिखों के लिए भी कर दिए और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी कर दिया। ठीक है, तो ये बात भी याद रखने को। अगला पॉइंट है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, ये 1919 भारत शासन अधिनियम से ही स्टार्ट हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके अलावा राज्यों का बजट केंद्र से अलग कर दिया जाए। यानी पहले जो राज्य थे और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती थी, इन सब का बजट केंद्र सरकार के पास था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और राज्यों का बजट अलग अलग कर दिया गया। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। पहला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ, तो बताएंगे 1919 भारत शासन अधिनियम, या फिर ऑप्शन दे सकता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ सकता है कि सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी निर्वाचन का, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया है किस भारत शासन अधिनियम के तहत, तो बताएंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया, तो 1919। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, सारे कहीं ना कहीं जो पॉइंट लिखे हैं हमने, ये क्वेश्चन का ही रूप है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये इम्पोर्टेंट है, इसका ही हम लोगों जो संविधान बना है, कम से कम 75% इसी के भाग लिए गए हैं। जो इसमें था उसको जैसा था वैसे ही रख दिया गया, थोड़ा बहुत सुधार करके। तो भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लो क्या क्या हुआ है। भारत शासन अधिनियम में सबसे पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छवि थी, उसका प्रावधान किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी
और उसका बाद जो स्टेट के लिए अलग अलग डिवीजन किया जाएगा। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघ जैसे आज हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग राज्य होते हैं ना, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, है ना, ये सब। तो वैसे ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके अलावा दूसरा पॉइंट याद रखना है, लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। देखो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या था कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय रखे गए, लेकिन इनको लिखित रूप से नहीं था, ठीक है। जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत क्या किया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और उसको लिखित रूप में कर दिया गया, ठीक। किसमें रखा गया? भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 का जो था। इसके बाद क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब की गई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी 1935 में जो प्रांत में विधानमंडल बनाए गए थे उनको कम उत्तरदायित्व दिया गया था, लेकिन जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें उत्तरदायी सरकार बना दी गई प्रांतों में, यानी ज्यादा पावर दे दी गई, ठीक। इसके अलावा लिखित पावर दी गई। प्रांतों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन क्या है? इसका मतलब ये है, प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अपना रूल चलाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अलग चलाती थी, ठीक। इसके अलावा उसमें गवर्नर जनरल के पास जो आरक्षित विषय थे उसमें ज्यादा अपना अधिकार रखता था, जिस विधेयक को चाहता था वो रोक लेता था। तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए वहां पे ये शासन खत्म किया गया और द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी उसको पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया, जो काम करना है कर सकती है, ठीक। फिर उसके बाद 19 आरबीआई की स्थापना की गई 1935 के, ये भी याद रखना, आरबीआई की स्थापना की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो हम बताएंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत इलाहाबाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। अब देख लो, अगला है भारत शासन अधिनियम 1947। इसमें क्या था? वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों के गवर्नर जनरल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बताया गया। मतलब भारत शासन अधिनियम 1947 में जो वायसराय था उसको केंद्र का, और जो गवर्नर जनरल थे उनको राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बताया गया, ठीक है। इसके अलावा संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता पर काम करेगा, यानी संवैधानिक प्रमुख जो है, जैसे केंद्र पर वायसराय था तो वो क्या करेगा? कार्य तो करेगा लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त की घोषणा की गई, यानी 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश की जो संप्रभुता थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारत तथा पाकिस्तान नामक दो राज्यों का गठन हुआ, राज्यों मतलब है दो देशों का गठन हुआ, ठीक है। ये इतनी बात हो गई जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने कराया था। अब हमारा जो स्टार्ट होता है अगला, ये होता है कि जब इतना सब कुछ हो गया तो भारत की संविधान सभा की बात की जाए, यानी संविधान कैसे बना, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, इनके विषय में ये स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार आया था वो एन एम रॉय कहें या एन रॉय, इन्होंने 1934 में विचार किया था कि भारत की संविधान सभा बनाई जाए। गठन का विचार सबसे पहले एन रॉय या एन रॉय के बीच के मन में आया था 1934 में, जिन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए, ठीक है। जबकि देखो इनका विचार पहले था, लेकिन पहली बार कांग्रेस के मन में कब विचार आया? क्योंकि कांग्रेस जो थी बहुत पुरानी पार्टी थी, ठीक है, 1885 के करीब बनी थी, ठीक। तो इसके मन में कब आया था? पहली बार कांग्रेस ने मांग की, पहली बार जो कांग्रेस ने मांग की थी
ये 1935 में, यानी जब एम एन रॉय 1934 में अपने विचार कर चुके थे कि भारतीय संविधान सभा बननी चाहिए उसके बाद कांग्रेस ने मांग की 1935 में कि हम लोगों को संविधान सभा बनाने की परमिशन दें, किससे? अंग्रेजों से। ठीक है। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव में इसकी स्वीकृति की गई। जो 1946 या 1942 में जो अगस्त प्रस्ताव था, 1942 में, 46 में था शायद, तो उसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है तुम आप बना के दिखाए। ठीक, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव में इसकी स्वीकृति दी गई। फिर उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव 1942 का ही था, उसमें स्वीकृति मिल गई। फिर उसके बाद 1946 के कैबिनेट मिशन ने परमिशन दी और संविधान सभा बनी। परमिशन क्या थी? जो संविधान सभा में व्यक्ति चुने गए थे उनमें कौन कौन चुने गए थे, मतलब एक व्यक्ति कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था? जो संविधान सभा में चुने गए थे 10 लाख लोगों को। आधार ये रखा गया था कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व, परंतु देशी रियासतों के लिए ये सुविधा दी गई थी कि वो अपने हिसाब से किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं, यानी राजा के पास पावर रखा गया था कि वो संविधान सभा में जिसको चुनना चाहे उसको रख सकते हैं। ठीक है। प्रांतीय विधायिकाओं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। देखो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व था, ठीक है, लेकिन देशी रियासतों के लिए ये था कि राजा अपने हिसाब से किसी को भी भेज सकते थे। प्रांत की जो विधानसभाएं थी, विधायिकाएं थी, उनके लिए ये रखा गया था कि आप अप्रत्यक्ष रूप से चुन के संविधान सभा के लिए मेंबर भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति चुना जाएगा। अब ये ना हो कि राजा पूरे 10 लाख को अपने साथ भेज दें, 10 लाख का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा। इस वजह से राजा, जितनी भी जनसंख्या राजा की होगी उसके हिसाब से, जितनी भी स्टेट में राजा की आबादी होगी उसके हिसाब से वो एक को मनोनीत करेगा ना। 10 लाख के अगर 20 लाख है तो 2, 30 लाख है तो 3, और 13 लाख है तो ये नहीं होगा कि 2 होगा, 13 लाख में एक ही चलेगा। ठीक, अब बात आती है क्या, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। तो हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहला ये याद रखना है कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था, तो एम एन रॉय के बीच मन में आया था। कब आया था? 1934 में। ठीक, इसके अलावा पहली बार कांग्रेस ने कब मांग की थी, तो 1935 में की थी। पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकृति अनुमति दी थी, तो 1942 में। फिर उसके बाद कब मिला, कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा बैठी थी। ठीक है। आधार क्या था, जो संविधान सभा में व्यक्ति चुने जाते थे 10 लाख लोगों में एक, देशी रियासतों के लिए मनोनीत था और जो स्टेट थी उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन था। ठीक है। अब बात आती है भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। भारतीय संविधान के स्रोत यानी कौन सा भाग कहां से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर, क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से, क्योंकि इसका ही लगभग 70% भाग है, भारत शासन अधिनियम 70% से भी ज्यादा है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है इसको देखते हैं। ठीक, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि संघीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, तो हम बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था को लिया गया है। न्यायपालिका, न्यायपालिका को कहां से लिया गया है, तो ये भी संघीय व्यवस्था से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, यहाँ पर आपातकालीन उपबंध यानी जो आर्टिकल हमारे पास है 352 से लेकर 356 तक, उनके विषय में पूछा जा रहा है, तो ये किसमें है, आपातकालीन उपबंध, ये भी लिया गया है किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये 3 चीज याद रखना, इसके अलावा भी है, पहले 3 ये याद रखना है कि संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था इसलिए ली गई क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन था, ये अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहे थे और यहाँ के लोग जो थे इससे भली भांति जानकार थे। न्यायपालिका भी भारत शासन अधिनियम से ही ली गई और आपातकालीन उपबंध क्या थे, इसको भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल जो था, इसको भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया। लोक सेवा आयोग, इसको भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया।
और प्रशासनिक विवरण ये भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि किसको भारत शासन अधिनियम से नहीं लिया गया है, यानी 3 तो ऑप्शन आपको इससे मिला के दे देगा, एक कोई ऑप्शन अलग से डाल देगा। जैसे मान लेते हैं कि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत शासन अधिनियम से नहीं लिया गया। ऑप्शन में लगता है राज्यपाल का कार्यकाल, फिर उसके बाद कहेगा न्यायपालिका, फिर उसके बाद कहेगा कि आपातकालीन उपबंध, और चौथा कह देगा कैबिनेट प्रणाली। तो हम सोचेंगे कैबिनेट प्रणाली तो होगी, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं लिया गया। तो याद क्या रखना है, भारत शासन अधिनियम से जो लिए गए हैं 6 पॉइंट है, इनको याद रखना है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक वितरण। इसके अलावा अब बात आती है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ठीक, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली। याद रखना, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये भी ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। कैबिनेट प्रणाली ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से ही है। द्विसदनी व्यवस्थापिका ये सब ब्रिटेन से है। देखो, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है जो हमारे सांसद होते हैं, आर्टिकल 105 के तहत उनको सुविधाएं मिलती हैं कि वो संसद के अंदर कुछ भी बोलेंगे उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यही संसदीय विशेषाधिकार है। कैबिनेट प्रणाली इस वजह से वहां से ली गई क्योंकि उन्होंने शासन किया था, तो यहाँ के लोग जो थे उस शासन से अच्छी तरीके से परिचित थे। ठीक है, और उसके बाद विधि का शासन, एकल नागरिकता का प्रावधान, द्विसदनी व्यवस्थापिका का मतलब था कि जैसे एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है, और इस स्टेट लेवल में एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो इससे परिचित थे लोग, तो वहां से ले लिया गया। ठीक, तो हमें याद क्या रखना है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनी व्यवस्थापिका। अब इसके बाद नंबर आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, यूएसए से। ये क्वेश्चन आते हैं, एक नए क्वेश्चन मिलेगा ही। यूएसए से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, मूल अधिकार। फिर उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, ये सब ली गई है यूएसए से। न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को दोबारा से देख सकती है। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। हमें क्या याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पहला, हमारे संविधान में क्या क्या चीज मिलाई गई है। पहला, मूल अधिकार। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू जो होता है। फिर उसके अलावा राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, तीसरा। चौथा, पांचवा क्या है, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो इसका प्रावधान भी यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही लिखे हुए हैं, बाकी तो बहुत कुछ लिया गया है। अब देखो, बात आती है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा पावर है, ये कहाँ से ली गई है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं, अवशिष्ट शक्तियां ये हैं कि जो हमारे पास अनुसूची
सॉरी, जो हमारे पास सूचियां हैं कौन सी हैं, समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची, इन तीनों में जो नियम नहीं है, इसके अलावा कोई नियम अगर आता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां। और ये इसकी जो इसको बनाने की शक्ति होगी किसमें होगी, केंद्र सरकार यानी संसद के पास होगी। ठीक है, यही अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी जो केंद्र है ये राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है इसको भी लिया गया है। परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति चाहता है कि हम उच्चतम न्यायालय से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके विषय में है। ये कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, ये तो हम बता देंगे कनाडा के संविधान से। और दूसरा, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, देखो अगर बात आती है कि इनका कार्यकाल क्या होगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन जो नियुक्ति की प्रावधान दिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। यानी गवर्नर का अगर कार्यकाल पूछा जाता है कि ये कितने समय तक गवर्नर रहेंगे तो ये तो ब्रिटेन से है, लेकिन जो नियुक्ति की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये जो प्रावधान लिया गया है ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में मिलाया गया है, इसको देख लो। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, समझ गए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है ये लिया गया है आयरलैंड से, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन का आयरलैंड से, हटाने का अमेरिका से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनका जो नामांकन है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है ये कहाँ पे है, अमेरिका के, सॉरी, उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति कहाँ कैसे बनेगा, ये अमेरिका के संविधान से है, जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका नामांकन। ठीक, अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या इंक्लूड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में मिलाया गया है, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, जो हमारे पास आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है संसद, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक के लिए, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तीन बातें याद रखनी है। पहला, समवर्ती सूची, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब नंबर आता है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुत्ता, ये शब्द याद रखना है, ये फ्रांस लिए गए। गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्ता। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इससे क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब किससे है, दक्षिण अफ्रीका से। याद रखना, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 के तहत भारत के जो अनुच्छेद या आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल 368 है उसके तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखो नामांकन करने के लिए आयरलैंड के है, ठीक है, चुनाव करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का। यानी जब राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किया जाएगा तो ये आयरलैंड के संविधान में सुविधा दी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब उनका निर्वाचन होगा, ये देख लो, नामांकन किया जाएगा आयरलैंड के संविधान से, और जब निर्वाचन होगा तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के हिसाब से होगा।
कितना घुमा के रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है जर्मनी का जो वीमर संविधान था, इससे क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो उल्लंघन होता है उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो जर्मनी का वीमर संविधान। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का उल्लंघन जो है जर्मनी का वीमर संविधान के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद बात आती है जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, यानी भारत ने कहीं ना कहीं किसी से कुछ लिया हुआ है, वही सब है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी आर्टिकल जो हमारा 21 है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21, ये कहाँ से लिया गया है, संविधान जो जापान का संविधान है उससे लिया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, जापान के संविधान से। ठीक है, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमारी कंट्री का संविधान बना, दूसरी कंट्री से जो जो पॉइंट दिए गए वो सारे हमने आपको दिखाए। आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हमारे पास क्या आया कि अनुसूचियां कितनी हैं। स्टार्टिंग में अनुसूची हमारे पास कितनी थी, संविधान में 8 थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूची हो गई है, 12 हो गई है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है। बात आती है पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची कौन सी है, अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया गया है। अनुसूची फर्स्ट में दिया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी कौन हमारे राज्य हैं और कौन हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में पूरी जानकारी पहली अनुसूची में दी गई है। तो याद रखना है जो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, तो हम बताएंगे राज्य और केंद्र के विषय में, केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानकारी मिलती है पहली अनुसूची। फिर उसके बाद दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या क्या है सुनो, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होगा, विधायिका के पीठासीन अधिकारी होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये दिए गए हैं, तो बताएंगे नहीं, बल्कि राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, राज्यों के राज्यपाल होंगे, विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी होंगे। ठीक है, ये सब होंगे। तो दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। बात आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, जो ये अधिकारी हैं ये शपथ लेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, और जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति का तो अलग है, उपराष्ट्रपति का भी अलग है, बाकियों के लिए जो शपथ का प्रावधान है वो अनुसूची तीसरी में है। तो शपथ का जो प्रावधान है ये किसमें है, अनुसूची थर्ड में है। अब बात आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा के में सीटों का आवंटन, यानी किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा के लिए, ये जो आवंटन किया जा रहा है ये अनुसूची 4 में किया जा रहा है। इसमें अनुसूची 4 में। फिर उसके बाद क्या है, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी अनुसूची जो 5 है उसमें बताया जा रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या है, इनके विषय में बताया जा रहा है। छठी अनुसूची ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछी जाती है। इसे पूछा जाएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 याद होने चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र, जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची में रह गए थे, जैसे जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची में थे उनको तो छोड़ देना है। किसमें, अनुसूची 6 में, यानी जो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनको 5वीं अनुसूची में इंक्लूड नहीं करना है। 5वीं अनुसूची में इनके अलावा जो क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके अलावा जो भी क्षेत्र हैं उनका शासन होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। जबकि छठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के ही विषय में बात है, इनके लिए बताया गया है। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए स्पेशली छठी अनुसूची में इनको डाला गया है, जनजाति क्षेत्र। बात आती है 7वीं अनुसूची। इसमें क्या है, 7वीं अनुसूची में केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में केवल केंद्र
और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो याद रखना 7वीं अनुसूची में केवल केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। फिर बात आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसमें क्या है कि आपको 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची। संघ सूची में अलग विषय है, समवर्ती में दोनों के लिए है और राज में अलग राज्य के लिए है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं, कितनी भाषाएं हमारे हैं जो 8वीं अनुसूची में है, तो इस समय प्रेजेंट में 22 भाषाएं इंक्लूड हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक, फिर उसके बाद 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार, यानी जिनके पास भूमि बहुत थी उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था, उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता था। तो ये पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 10वीं अनुसूची के विषय में सुनो। 10वीं अनुसूची, इसमें क्या है, दल परिवर्तन, दल बदल जो कानून था 10वीं अनुसूची बनाई गई थी, जिससे दल बदल में क्या होता था, जो विधायक थे किसी पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं लेकिन पैसे की लालच में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा था कि जो पार्टी को जनता ने चुना था उसकी सरकार ना बन के जिसको जनता ने नहीं चुना उसकी सरकार बन जा रही थी, तो इसलिए दल बदल कानून लाया गया था, उसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बात आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या रखा गया था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियम बनाया गया था। पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची थी, 11वीं। वहीं नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि अनुसूचियां कितनी थी, पहले स्टार्टिंग में 8 थी, लेकिन 1951 में एक जोड़ी गई, फिर उसके बाद दल बदल कानून के हिसाब से एक जोड़ी गई, फिर पंचायती राज व्यवस्था के हिसाब से एक जोड़ी गई और एक नगर पालिका के लिए, यानी 4 एक्स्ट्रा जोड़ी गई। तो ये टोटल जो अनुसूचियां हो गई हम लोगों के पास 12 हो गई संविधान में। ठीक है, अब इसके बाद उद्देशिका के विषय, प्रस्तावना जो है, इसके जो शब्द लिखे हुए हैं जिस क्रम में, उसको देख लेना, पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए। ठीक है, पहला उद्देशिका क्या है, उसको पूरा यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, आपको पूरा पढ़ना है तो नीचे आएगा आगे। अभी सुनो, संविधान बनाने का उद्देश्य, उद्देशिका का मतलब है संविधान बनाने का उद्देश्य हम लोगों का क्या है। सर्वप्रथम कहाँ पे प्रस्तावना थी, अमेरिकी संविधान में थी। कहाँ पे थी, अमेरिकी संविधान में थी। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में उद्देशिका शामिल की गई थी। ठीक है, वहीं से भारत ने भी सोचा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, यानी प्रस्तावना या उद्देशिका को सबसे पहले कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली। 13 दिसंबर को पेश किया 1946 में, फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947 को परमिशन मिली कि ठीक है इसको स्वीकार कर लिया जाए। ठीक, उद्देशिका में क्या है ये इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका के 4 मूल तत्व हैं, क्या है ये देख लो। पहला तत्व क्या है मूल, संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत की जनता है। जहां बोला जाता है हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हुआ, संविधान की जो शक्ति है, देखो सबसे ज्यादा पावरफुल तो संविधान है, लेकिन संविधान से भी ज्यादा कोई पावरफुल है तो वो भारत की जनता है। ठीक है, संविधान के अधिकारों का स्रोत जो है भारत की जनता है। दूसरा पॉइंट, भारत की प्रकृति कैसी रहेगी, यानी भारत कैसा है, इसके विषय में बता रहा है। भारत जो है संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्रांत्रिक है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्रांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। अब इसके अलावा सुनो तीसरा पॉइंट, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता।
संविधान का जो उद्देश्य है क्या करना है, न्याय दिलाना है, फ्रीडम दिलाना है, सबके साथ भेदभाव ना हो किसी के साथ, और आपस में भाईचारा बनी रहे, यही संविधान का उद्देश्य है। 4 मूल तत्व में 3 हो गए, चौथा क्या बचा, संविधान लागू करने की तारीख जो बताई गई है 26 नवंबर 1949। तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ, तो ये हमारा है 26 नवंबर 1949 बताना होगा, क्योंकि इस तारीख से संविधान को लागू मान लिया गया था और कुछ प्रावधान चालू हो गए थे। पूरी तरीके से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। ये चारों तत्व याद, 4 जो मूल तत्व हैं इनको याद रखना है। संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत की जनता है। भारत की प्रगति कैसी है, भारत कैसा है, संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रांत्रिक है, गणतंत्रांत्रिक है। ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और संविधान लागू करने की तारीख बताई गई 26 नवंबर 1949। अब इसके बाद देख लो उद्देशिका के शब्दों का जो क्रम है, यानी जो हमारे पास प्रस्तावना है उसमें जो शब्द लिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको अरेंज करने के लिए दे दिया गया है कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, इस वजह से एक क्रम याद रखना है। पहले हम भारत के लोग, ये यही बताता है कि जो भारत के संविधान की ताकत है वो भारत के लोगों के लिए है, ये भारत के लोगों से ही ताकत मिली है संविधान को। तो क्या है, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ये क्रम याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित। ठीक है, ये सारे क्रम याद रखने। क्रम इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछ लेता है कि समाजवादी, या फिर यहां से स्टार्ट होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रांत्रिक, गणराज्य। इसमें आपस में क्रम आगे पीछे कर देगा और पूछेगा कौन सा क्रम सही है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब इसके अलावा जो अन्य बातें हैं उद्देशिका के लिए, यानी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या उद्देशिका में अभी तक संविधान संशोधन किया गया है, उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो बात 1942 की है जब इसमें संशोधन किया गया था। हाँ, तो ये कहेंगे सिर्फ एक बार संविधान संशोधन की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो जो प्रमुख बातें हमको याद रखनी है, क्या याद रखना है उद्देशिका संविधान का भाग है, अगर ये पूछा जाता है तो बता देंगे हाँ है। मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन संभव है, अगर आप प्रस्तावना में या उद्देशिका में संशोधन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए, जिसको 1973 के केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। तो इसका मतलब संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से न चेंज हो। इसके बाद सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था तब प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। क्या इसमें संशोधन जो हुआ था, क्या हुआ था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 क्रम भी याद रखना, ऐसे ही क्रम में है। अगर अखंडता पहले देता है और आपसे अरेंज करने के लिए कहता है तो सबसे पहले समाज, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये हो गया प्रस्तावना की बात। अब इसके बाद बात आती है, हम आर्टिकल पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के हिसाब से। संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ एवं इसका क्षेत्र जो है ये हमारा किस भाग में दिया गया है, भाग फर्स्ट। कौन सा भाग है, भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट में आर्टिकल कहां से कहां तक है, जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक हैं। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र ये हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये याद रखना, भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब यहाँ पर राज्य की अपनी मर्जी नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाएं। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद सेकंड क्या कहता है, संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। अगर नए राज्य को प्रवेश कराना है, नए राज्य बनाना दूसरी बात है, नए राज्य को प्रवेश कराना, यानी किसी देश पे अटैक होता है या कोई देश चाहता है, जैसे मान लो भूटान आज कहता है कि हमको भारतीय संघ में ऐड कर लो,
तो वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की सरकार या फिर असम की सरकार है, उनके पास पावर नहीं है कि वो अपने स्टेट में शामिल कर लें, बल्कि अगर केंद्र सरकार कहती है ठीक है हम शामिल करते हैं, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद जो है नए राज्य को ले सकती है, भूटान को अपने देश में शामिल कर सकती है। भूटान हो या बांग्लादेश हो, कोई भी, श्रीलंका हो, ठीक है, पाकिस्तान भी हो तब भी। तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 2 है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 क्या है? राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति सिर्फ संसद में है। यानी देखो वहां पर था कि नए राज्य कोई दूसरी कंट्री का देश मिलना चाहता है, उसके लिए था आर्टिकल 2 में। लेकिन जो स्टेट जैसे हमारा यूपी है या मान ले तमिलनाडु है, अगर तमिलनाडु कहता है कि हमको 2 भाग में बांट दो, तो ये केवल कहता हो ना कहता हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद ने तय लिया कि हमें तमिलनाडु के 2 भाग करने हैं, तो वो कर देगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। यूपी को 3 भाग में करना है तो किस आर्टिकल के तहत होगा? 3 के तहत होगा। ठीक है, नए राज्य को लाना है, दूसरी कंट्री का देश अपने कंट्री में मिलाना है, तो उसके लिए आर्टिकल 2 है। इसके बाद अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 पुनर्गठन हेतु साधारण बहुमत काफी है। यानी अगर साधारण बहुमत हो और किसी राज्य को दो या 3 राज्य या एक ही राज्य को कई भाग में तोड़ना है, या एक राज्य का कुछ भाग दूसरे राज्य का कुछ भाग मिला के एक नया राज्य बनाना है, तो ये इसके लिए जो बहुमत की आवश्यकता है वो साधारण बहुमत है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 4 में। अब सुनो क्या हुआ था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग बनाए गए थे। यानी अलग अलग राज्य, जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत से जो स्टेट थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब अलग अलग जो दक्षिण के स्टेट थे, उनका ये कहना था कि हमारे जो स्टेट हैं उनको भाषा के आधार पर डिवाइड किया जाए, है ना। भाषा जैसी जिसकी भाषा उसको उतनी जमीन दी जाए और उसका लैंड बना दिया जाए अलग। तो इसके लिए क्या हुआ, राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाए गए थे कि आप बात करें क्या हो सकता है, संभव है ऐसा। तो सबसे पहले जो आयोग बना था, देखो ये आयोग से क्वेश्चन पूछता है कि इनको चारों आयोग दे देगा, आपको पूछेगा कि अरेंज करें सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद कौन बना, है ना, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, और पूछा भी है। तो डार आयोग, डार कमीशन, जिसको डार आयोग कह सकते हो, डार कमीशन कब बना था? 1948 में बना था। किसके लिए था ये? राज्यों के पुनर्गठन के आधार पे जो राज्य करना था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए डार कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया? 1948 में। धर कमीशन कब बनाया गया था? 1948 में। डार कमीशन 1948, धर कमीशन 1948। और जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन, ये 3 लोगों ने मिलकर एक और आयोग बनाया जिसका नाम था जेवीपी समिति। कब बनाई गई थी? 1948 में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, वो था फजल अली कमीशन। कब बनाया था? 1953 में। इस कमीशन ने ये कहा था कि फजल अली कमीशन ने बोला था केवल भाषा के आधार पर हम क्या करते हैं, राज्य को नहीं बना सकते। समझ रहे हो? केवल भाषा के आधार पर नहीं, पहली बार भाषा का आधार स्वीकार किया गया। इन्होंने आधार तो मान लिया कि ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था कि वहां पे एक नेता थे आंध्र प्रदेश के, वो जिद पे बैठ गए कि हमको आंध्र प्रदेश तमिल के हिसाब, जो तेलुगु बोलते हैं उनके हिसाब से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या हुआ कि वो बैठे और वो 50 दिन के बाद करीब उनकी मृत्यु हो गई। इससे आंदोलन और तेज हो गया। तो फजल अली कमीशन ने कहा ठीक है, भाषा के आधार पर तो राज्य बन जाएगा, लेकिन केवल भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। भाषा के आधार पर तो बन जाएगा, लेकिन केवल भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, बल्कि भौगोलिक स्थिति भी देखी जाएगी। ठीक है, तो इससे ये कह सकते हो, इससे पहले जो 3 कमीशन बने थे, डार कमीशन, धर कमीशन और जेवीपी कमीशन, इन लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई थी। फजल अली कमीशन पहला ऐसा कमीशन था जिसने कहा था ठीक है, भाषा के आधार पर कमीशन आप स्टेट बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है केवल भाषा का ही आधार नहीं होगा, और भी आधार माने जाएंगे, जैसे भौगोलिक स्थिति, वहाँ का इन्वायरमेंट जो भी हो, वहाँ की लैंड, इस सब को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कह सकते हो कि फजल अली कमीशन पहला आयोग था जिसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है बात की जाएगी फजल अली कमीशन।
1953 में राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर क्या क्या होंगे, मतलब इन्होंने बताया कि भाषा तो मान लिया, एक बात हो गई। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो क्या क्या आधार रखे जाएंगे। पहला इन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर, परंतु एक राज्य एक भाषा फार्मूला नहीं होगा, यानी एक राज्य में एक भाषा होगी, ये फार्मूला नहीं होगा। भाषा के आधार, उनकी भाषा बनी रहेगी लेकिन एक ही भाषा रहेगी, ये आधार नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां का प्रशासनिक आधार पर ध्यान देना होगा, किस आधार पर प्रशासन करना है। उसके अलावा वहां का कल्चर, वहां की संस्कृति को भी ध्यान देना होगा, सांस्कृतिक आधार, और इसके अलावा वहां की आर्थिक स्थिति को भी देखना होगा। यानी ये 4 पॉइंट बताए थे फजल अली ने, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था 1953 में। तो याद रखना, पहला कमीशन कौन सा था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया? फजल अली। कब बनाया गया था? 1953 में, ठीक है। भाषाई आधार पर, परंतु इन्होंने बताया था कि भाषाई आधार पर तो बना देंगे लेकिन अकेले भाषा ही एक फार्मूला नहीं रहेगा की लैंग्वेज। उसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रशासनिक आधार माना जाएगा, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो ये 4 पॉइंट उन्होंने दिए जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। इसके अलावा ये 3 पॉइंट और थे, ठीक है। अब बात आती है नागरिकता के लिए। नागरिकता के लिए जो पार्ट हमारा है कौन सा है? भाग सेकंड है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 5 से लेके 11 तक है। ये जो है अगले लेक्चर में होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।